हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो सीटेट के सिलेबस से बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी का चैप्टर 3 है। कौन सा चैप्टर 3 है। ठीक है, नाम क्या है? आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। जैसा कि नाम से ही पता है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आनुवांशिकता, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में। किसके बारे में? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। हमारा फर्स्ट पॉइंट है आनुवांशिकता का अर्थ। दूसरा है आनुवांशिकता का प्रभाव। आनुवांशिकता का प्रभाव 3 परिप्रेक्ष्यों के आधार पर देखेंगे: शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव एवं चरित्र पर प्रभाव। नेक्स्ट देखेंगे हम वातावरण का अर्थ और प्रभाव। नेक्स्ट वातावरण का प्रभाव, जिसके अंदर क्या है? शारीरिक अंतर का प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, व्यक्तिगत पर प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव और बालक पर बहुमुखी प्रभाव। ये हम देखेंगे। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट जो है हमारा, पहला पॉइंट क्या है? आनुवांशिकता का अर्थ। आनुवांशिकता होता क्या है? आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिक या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण या हस्तांतरण को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? 1906 में वैटसन नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। ठीक है, आनुवांशिकता के माध्यम से क्या होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मतलब तरह तरह के गुणों का हस्तांतरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो वही लिखा है, प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी, क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से उनकी संतानों में संचरित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है। इसी कारण ही प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के गुणों के समान होते हैं। साफ साफ है लैंग्वेज। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, इन गुणों के संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के युग्मकों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? युग्मक के द्वारा होता है। इससे आपका एक प्रश्न बन जाता है कि माता पिता से उनके गुणों का संचरण उनकी दूसरी पीढ़ी में कैसे होता है? तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, तो हम कहेंगे युग्मक या जीन भी कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिकता का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। इसके कौन थे? आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। वही लिखा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर संकरण का प्रयोग कर आनुवांशिकी के क्षेत्र में एक नई अवधारणा की शुरुआत की। मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है ना। आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं या आनुवांशिकी का जनक कौन है? तो कौन है आनुवांशिकी का जनक? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट पॉइंट है आनुवांशिक या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको यही डेफिनेशन बताया। वंशानुक्रम या आनुवांशिकता का डेफिनेशन पूछे तो ये हम लिख सकते हैं कि आनुवांशिक या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वह जैविक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी माता पिता के आनुवांशिक गुण उसकी
संतानों में आ जाते हैं वो भी क्या कहलाता है, अनुवांशिकता या वंशानुक्रम। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों पॉइंट जो हैं या आपका एज अ डेफिनेशन काम कर सकते हैं। अनुवांशिकी या वंशानुक्रम का डेफिनेशन के रूप में हम इसे देख सकते हैं। अब एक दो परिभाषा हम मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देख लेते हैं, है ना। तो पहला कौन सा है, जेम्स ड्रेबर। ये एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना अनुवांशिकता कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्या होता है, माता पिता से उनके युग्मकों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, गुणों का या विशेषताओं का, शारीरिक मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, संचरण होता है। तो वो क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। सेकंड क्या है, H.A. पैटरसन और वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने क्या कहा, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। तो आपको कहीं भी किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज हेरिडिटी, तो आप हेरिडिटी को इन सभी पॉइंट के माध्यम से कनेक्ट करके उसको डिफाइन कर सकते हैं। दो यहाँ मनोवैज्ञानिक हैं, इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आप इसका देख सकते हैं, डेफिनेशन है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें सीटेट में भी आपसे पूछा जा सकता है। सीटेट में पूछा जा सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन, इसका स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, आपको वहाँ पूछ लेगा कि ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अनुवांशिकता का प्रभाव। अनुवांशिकता का प्रभाव मतलब कि अनुवांशिक जो है, हेरिडिटी जो है, वह एक मनुष्य के ऊपर किस प्रकार से इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे अनुवांशिकी का प्रभाव, अनुवांशिकता का प्रभाव। बालकों के वृद्धि तथा विकास, उसके रंग रूप, शारीरिक गठन, लंबाई इत्यादि के निर्धारण में अनुवांशिकता का महत्वपूर्ण योगदान है। अनुवांशिकता का प्रभाव शारीरिक बुद्धि तथा चरित्र पर अलग अलग पड़ता है। तो इसमें क्या है कि अनुवांशिकी क्या है, उसके शारीरिक विकास, मानसिक विकास दोनों पे क्या होता है, एक प्रभाव डालता है। अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रभाव हैं, किन किन क्षेत्रों में प्रभाव डालता है अनुवांशिकी। पहला है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। क्या है, पहला है अपना शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके अनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेकंड पॉइंट है बालक के अनुवांशिक गुण उसके वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले, या फिर वो छोड़िए, वो वातावरण में आ जाएगा। हम देखते हैं कि वैसे कोई भी उदाहरण के तौर पर देखिए कि जिसके माता पिता क्या हों, लंबे नाटे कद काठी के हों, है ना, तो यह संभावना रहती है। हालांकि यह तथ्य 100% सत्य नहीं कहा जा सकता है, परंतु यह संभावना होती है कि उनके बच्चे भी क्या हों, नाटे कद काठी के हों, या फिर जिस बच्चे के माता पिता लंबे कद काठी के हों वहाँ संभावना भी रहती है कि उनके बच्चे भी क्या हों, लंबे कद काठी के होंगे। सेकंड क्या है, बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता तथा निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थ क्या है इसका, अब बुद्धि, हम किसी व्यक्ति का या किसी बालक का बुद्धि को किस प्रकार आंक सकते हैं, तो उसमें क्या हो, उसकी योग्यता पर, उसकी क्षमता पर, उसकी निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर हम उसकी बुद्धि को माप सकते हैं। कहता है जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। अब है ना, साफ साफ स्टेटमेंट लिखा है, जिस बालक के सीखने की गति अधिक होती है उस बालक का क्या होता है, विकास भी तीव्र गति से होता है। एक
फिर क्या है, बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह से समायोजित करता है, यह उसके बुद्धि पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक सिचुएशन जो भी हो, उस सिचुएशन में अपने आप को किस प्रकार से ढालता है वह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि। बालकों का बुद्धि आनुवांशिकता के कारण भी प्रभावित होता है। आनुवांशिकता के कारण कैसे प्रभावित होगा? अब कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है, 100% सत्यता नहीं होती है, परंतु इसमें कहा जा सकता है कि जिन माता पिता के जो माता पिता क्या हो, कम पढ़े लिखे हों, या फिर उनका क्या हो, मानसिक विकास या बुद्धि निम्न स्तर का हो, तो संभावना रहती है कि उनके बालकों में भी क्या हो, वो बुद्धि निम्न स्तर की हो। निम्न स्तर कहने का तात्पर्य यह है कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता कम हो, योग्यता कम हो। हालांकि यह 100% सत्यता के साथ नहीं कहा जा सकता है। बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा, वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरीके से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। एक मनोवैज्ञानिक थे गोडार्ड। गोडार्ड ने कहा था, मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होगी। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है अपना? थर्ड पॉइंट क्या है? चरित्र पर प्रभाव। डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चे पर पड़ता है। व्यक्ति के चरित्र में उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है, इसलिए बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि जिसके घर में, ठीक है, अब वो कोई बच्चा है, वो बचपन से जिस घर में रहा है उस घर में क्या हो, चोरी का माहौल हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका क्या है, उसके माता पिता का चरित्र क्या है, उसका चोरी करने का स्वभाव है। तो वही कहता है वो उसके बच्चे पर भी उसका स्वभाव पड़ेगा। तो वही कहता है कि आधार पर बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चे पर पड़ता है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, सेकंड पढ़ा क्या, बुद्धि पर प्रभाव, थर्ड हमने क्या पढ़ा, चरित्र पर प्रभाव। तो ये 3 फैक्टर हैं जिन पर क्या करता है, आनुवांशिकी प्रभाव डालता है। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट था, वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। देखते हैं वातावरण क्या है। वातावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण। पर्यावरण मतलब सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में जो है वो पर्यावरण है ना। तो पर्यावरण 2 शब्दों के मेल से बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, क्या होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है ढकना। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर से घेरने वाला या चारों ओर से ढका हुआ। मनुष्य क्या है, मनुष्य चारों ओर से, प्राणी या मनुष्य, जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है। यही सब मिलकर क्या करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। या क्या कह सकते हैं हम कि वातावरण या पर्यावरण को हम पोषण के नाम से भी जानते हैं, है ना। वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। वातावरण क्या है, मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान आनुवांशिकता का है उतना ही वातावरण का भी है ना। मानव जीवन में जितना योगदान आनुवांशिकता का है उतना योगदान वातावरण का भी है। आनुवांशिक गुणों से बच्चा कितना ही भरपूर हो, उसे वातावरण सही नहीं मिले तो उसका विकास संभव नहीं है। तो वातावरण के हम देखते हैं 2 परिभाषा देखते हैं। पहला क्या था, एनास्टेसी थे, इन्होंने क्या कहा था, पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करता है। ठीक है। सेकंड था, एक मनोवैज्ञानिक थे जिसवर्ट ने कहा था, जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रभाव डालता है उसे पर्यावरण कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे। एक थे हॉलैंड और डगलस थे। उन्होंने कहा था
कि जीव जगत के जितने भी प्राणियों का विकास है, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले बाहरी जितनी भी शक्तियां हैं, परिस्थितियां हैं या जो भी घटनाएं हैं, उन्हें हम पर्यावरण के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं या उन्हीं सब के माध्यम से पर्यावरण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पर्यावरण का हमने क्या देखा, अर्थ देखा और परिभाषा देखा, है ना। यहाँ परिभाषा। फिर हम देखते हैं वातावरण का प्रभाव। अब वातावरण के प्रभाव में हम देखेंगे वातावरण किस प्रकार से किसी व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसके अंदर हम देखेंगे शारीरिक, मानसिक, प्रजातिक, व्यक्तिक या फिर ऑल ओवर डेवलपमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं वातावरण का प्रभाव। पहला क्या है हमारा, शारीरिक अंतर पर प्रभाव। व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुगत होते हैं, किंतु इस पर वातावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शरीर लंबा एवं गठीला होता है। ये क्या है, वातावरण प्रभावित करता है, जिस कारण क्या होता है, फॉर्मेशन में, शारीरिक फॉर्मेशन में अंतर पाई जाती हैं। सेकंड क्या है, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत ना होकर वातावरणीय होता है। वे लोग इसलिए अधिक विकास कर पाते हैं क्योंकि उनके पास श्रेष्ठ शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वातावरण उपलब्ध होता है। थर्ड है व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने देखने को मिलते हैं, जिसमें निर्धन परिवारों में जन्मे व्यक्ति भी अपने परिश्रम एवं लगन से श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। तो ये क्या है, वातावरण का व्यक्तित्व पर प्रभाव। नेक्स्ट क्या है, मानसिक विकास पर प्रभाव। उचित सामाजिक एवं और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, आपने सबने एक मूवी देखी थी, कौन सी थी मूवी, एक बच्चा जो जंगल में रहता है, जो वहाँ के आसपास के वातावरण को देख के मानसिक विकास उसकी क्या हो जाती है, जानवरों जैसी हो जाती है ना। तो उस प्रकार से उदाहरण हम देख सकते हैं। बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि कोई बालक किसी बालक को जब जन्म लेता है तो वो क्या हुआ, जन्म लेते ही उसको क्या होता है, एक भेड़िया उठा ले गया तथा उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच हुआ, तो उसका स्वभाव क्या होगा, जंगली पशुओं के समान होगा। ठीक है, अब वातावरण संबंधी कारक देखते हैं। वातावरण एक बहुआयामी संकल्पना है। यह व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। वातावरण क्या करता है, जब व्यक्ति जन्म लेता है तब से मृत्यु तक, मृत्युपरांत प्रभावित करता है। बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव उसके जीवन के संपूर्ण भाग पर पड़ता है। शहरी एवं ग्रामीण बालकों के बीच विकास के अंतर के संदर्भ में समझा जा सकता है। जैसे कोई बालक क्या है, शहरी क्षेत्र में रह रहा है या फिर कोई ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, तो शहरी वातावरण और ग्रामीण वातावरण में क्या है, दोनों में बहुत अंतर है। तो यदि व्यक्ति शहर से ग्रामीण परिवेश में जाता है तो उसका प्रभाव देख सकते हैं हम, या फिर जो व्यक्ति है वो ग्राम से शहर की ओर आ रहा है, गांव से शहर की ओर आ रहा है, तब भी उसके हाव भाव, वातावरण, विचार में अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इन सब वातावरण संबंध, उन सब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, ये बहुत सारे कारक हैं। जैसे भौतिक कारण के अंतर्गत आ सकते हैं वहाँ की प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ आ सकती है। मनुष्य के विकास पर क्या होता है, जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है। कहने का अर्थ है जहाँ अधिक सर्दी पड़ती है या जहाँ
अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ मनुष्य का विकास क्या होता है, एक जैसा नहीं होता है। ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलता है कि व्यक्ति क्या होते हैं, ठंडे प्रदेशों के व्यक्ति सुंदर दिखते हैं, और उसी प्रकार से क्या होता है, जो गर्म प्रदेश हैं वहाँ के व्यक्ति सांवले दिखते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन होता है, आक्रामक होता है। ठंडे प्रदेश के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से शांत प्रवृत्ति के होते हैं। सेकंड क्या है हमारा, सामाजिक कारक। अच्छा, भौतिक कारक में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, जलवायु, है ना, जलवायु, भौगोलिक परिस्थिति, प्राकृतिक परिस्थिति। सेकंड क्या है, सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में क्या कह सकते हैं, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है ना। तो इसे क्या करता है, समाज का प्रभाव, इसलिए उस पर क्या होता है, समाज का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, धार्मिक गतिविधि, रीति रिवाज एवं जो उसके आसपास के जो वातावरण है ना, वो सब क्या होता है, जिनमें वो अंतःक्रिया करता है, एक दूसरे से मिलता जुलता है, वो भी उसे प्रभावित करता है। आर्थिक कारक, अब वातावरण कितना ही अच्छा मिल जाए किसी व्यक्ति को, यदि उसके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिस चीज़ की उसे आवश्यकता है वह नहीं मिल पाती है, तब भी उसका क्या है, जो विकास है वो वातावरण के आर्थिक कारक की वजह से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक, हम समाज में रहते हैं तो विभिन्न संस्कृति के लोग मिलते हैं, वहाँ के रीति रिवाज सीखने को मिलती है, वो भी हमारे क्या होता है, जीवन पर प्रभाव डालता है। अब लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट है, हम देखते हैं आनुवंशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व। आनुवंशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व। आनुवंशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व के संदर्भ में यह कहा जाता है कि यह दोनों आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि ये पृथक नहीं किया जा सकता तथा इसके बिना बालकों के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। यह बाल विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकासों पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि बालक की शिक्षा भी इससे प्रभावित होती है। अतः बच्चों के बारे में इस प्रकार की जानकारियां उनकी समस्याओं के समाधान में शिक्षक की सहायता करती है। तो वहाँ के बच्चे का क्या है, बच्चे के विकास के संदर्भ में देख रहे हैं तो बच्चे के विकास से संबंधित सभी परिप्रेक्ष्यों पर हमें ध्यान देना होगा, हमें बच्चे का डाटा रखना होगा ताकि उनका समस्या जो भी उनके सामने आती है उसका समाधान कर सकें। फिर क्या है, वंशानुक्रम से व्यक्ति का शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है, वातावरण शरीर को पुष्ट करता है। यदि परिवार में पौष्टिक भोजन बच्चे को दिया जाता है तो उसकी मांसपेशियां, हड्डियां तथा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षमताएं बढ़ती हैं। बौद्धिक क्षमता के लिए सामान्यतः वंशानुक्रम ही जिम्मेदार होता है, इसलिए बालक को समझने के लिए इन दोनों कारकों का समझना आवश्यक है। लास्ट पॉइंट है, आनुवंशिकी एवं वातावरण के बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे छात्र के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके एवं शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालक का क्या है, बालक के चौमुखी विकास के लिए हमें उसके सभी परिप्रेक्ष्यों का ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार क्या हुआ, हमारा जो ये थर्ड चैप्टर था आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव खत्म हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि वीडियो आपके दोस्तों तक पहुंच सके, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।